जय श्री राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सभी लोग को। वेब के दृष्टि चैनल में आप लोग सभी को स्वागत है। तो पिछला क्लास में आप लोग को राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को उससे प्रमाणित जो भी क्वेश्चन था उसको हम आपको प्रूव करके दिखा दिए। उसके पिछला में आप लोग को बता दिए थे सहजात गुणधर्म के बारे में बताए थे और हेनरी के नियम बताए थे। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। उसके बाद है प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, समपरासी या आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। तो आते हैं बारी बारी में आप लोग को समझाते हैं। तो ये आप लोग का जो आंसर है ये देखिए, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है और ये ब्लू कलर में आप लोग का आंसर है। तो शुरुआत इसका क्या होता है क्वेश्चन कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली सुनिए कि लगता होगा कि कोई चीज पार करने वाला घोल है, कोई चीज ऐसा होगा विलायक जो कि पार कर सकता है। अच्छा आप लोग बताइए कि चीनी पार हो सकता है कि पानी पार हो सकता है? आप लोग बताइए। पानी ही पार हो सकता है, तो पानी क्या हो गया, घोलक, और चीनी क्या हो गया, घुल्य। तो इसमें सीधा सीधी कहता है कि पतले परत से पार होकर, पतले परत से आर पार होकर, है कि नहीं, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। आधा क्या होता है, रह जाता है, रहने वाला कौन है, घुल्य, और आधा क्या चल पार हो जाता है, उसको कहते हैं घोलक। तो आंसर इसका देखिए क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिससे सिर्फ घोलक के अणु ही हो सकते हैं, घुल्य के अणु नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का सेंस यही है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में घोलक के ही अणु पार कर सकता है, दूसरा घुल्य पार नहीं कर सकता, यानी विलेय पार नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है चर्म पत्र। क्या है, चर्म पत्र। फिर क्या है, पंच पेपर। क्या है, पंच पेपर, पंच पेपर। अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड इत्यादि झिल्लियों पारगम्य झिल्ली होती है। ये सारे झिल्ली में क्या होता है, पार कर जाता है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, है कि नहीं। आधा पार होता है, आधा पार होने नहीं देता है। तो सिंपल आप लोग को बात बता दिए इन्हें। केवल चुनिंदा अणु जैसे पानी पार कर सकता है, क्या कर सकता है, पार कर सकता है, ठीक है। अपने आर पार जाने देती है, किसको अपने आर पार जाने देती है, पानी। अन्य बड़े अणुओं को पार होने नहीं देता है। तो इसमें अन्य बड़े अणु क्या होते हैं, चीनी, क्या होते हैं, चीनी और नमक। ये सब बड़े बड़े अणु होते हैं जिसे पार होने नहीं देते हैं। तो आप लोग समझ गए अर्धपारगम्य झिल्ली, है कि नहीं। ये क्वेश्चन कोई बड़ा खास नहीं है, इसलिए आप चाहे तो इसको क्वेश्चन से भी आप सटीक से समझ सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधी बोल दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना, पार करने वाले झिल्ली, जिससे हमारे शरीर है ना, हमारे शरीर से रिलेटेड है, यानी अमाशय में, है कि नहीं। तो ये भी किसका उदाहरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है, ठीक है। फिर आता है इसमें प्रासरण किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रासरण किसे कहते हैं। पहले आपको 22 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, आज हम 23 नंबर को बता रहे हैं, फिर 24 नंबर में। प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण क्या है, प्रासरण। अरे प्रासरण का मतलब एक तरह का फैलना, क्या होता है, फैलना। अब देखिए बात आती है इसमें कि इसका आंसर क्या होता है। प्रासरण, सिर्फ प्रासरण किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया में तनु विलयन, गाढ़ा विलयन नहीं, तनु विलयन, जिसको बोलते हैं पतला विलयन, पतला घोल, किसको कहते हैं, पतला घोल। गाढ़ा और पतला में अंतर नहीं है। अगर हम पानी में चीनी नमक आटा घोल देंगे गाढ़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं घोलेंगे तो क्या रहेगा, पतला, ठीक है। तो जिस प्रक्रिया में तनु विलयन का घोलक किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रसारित होकर
पद्धति की संतुलित अवस्था में ला दे, उसे प्रासरण दाब कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, सॉरी प्रासरण कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, जिस प्रक्रिया में तनु विलयन का घोलक, जिस प्रक्रिया में तनु विलयन का घोलक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन में प्रसारित होकर पद्धति की संतुलन अवस्था ला दे, उसे प्रासरण कहते हैं। जैसे इसका कहने का सेंस है कि कोई पतला विलयन है और कोई गाढ़ा विलयन है, तो गाढ़ा विलयन की ओर खींच लेता है। कौन खींच लेता है? पतला विलयन किधर की ओर खींच लेता है? गाढ़ा विलयन की ओर खींच लेता है। तो इस क्या हो जाता है? उस समय वो घटना हो जाता है, प्रासरण हो जाता है। क्या हो गया? उस चीज क्या कहते हैं? प्रासरण। वैसे चीज को कहते हैं प्रासरण, यानी गाढ़ा चीज यानी कि जो पदार्थ है वो पतले चीज को खींच लेता है, तो क्या हो गया? प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रासरण। जैसे आपको बताएं किशमिश और बादाम का फूलना। किशमिश देखे होंगे, बादाम देखे होंगे, कोई अगर खाते होंगे ना, तो उसमें रात में जो है ना, किसी बर्तन या कोई भी ग्लास या कुछ भी चीज है छोटा सा बर्तन में पानी के साथ है ना बादाम या किशमिश को फूलने देता है, तो कुछ देर के 1-2-4 घंटा बाद देखते हैं कि किशमिश और है ना बादाम फूल के क्या हो जाता है ना बड़ा हो जाते हैं, और उसका पानी क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? छुप जाता है। पानी छुपा नहीं है, पानी कहाँ चला गया? उसके अंदर की झिल्ली में चला गया, उसके अंदर की झिल्ली में। किसके अंदर की झिल्ली में? किशमिश और बादाम के अंदर की झिल्ली में ये प्रवेश कर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रासरण। प्रासरण हुआ कि नहीं? तो प्रासरण किसमें देखने को मिला? किशमिश और बादाम का फूलना, उसमें भी प्रासरण हुआ। और किसमें प्रासरण हुआ? अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का सिकुड़ जाना, क्या हुआ? प्रासरण। तो प्रासरणित हुआ। फिर क्या है? पौधे द्वारा पानी सोखना। पौधा क्या करता है? पानी को सोख लेता है और अपने में ले आता है। ये पानी कहीं जाता नहीं है, ये प्रासरण कहता है कि हम जो है ना कहीं और रहेगा, हम कहीं और खींच के ले आएंगे। जैसे पानी था जमीन में था, और वो पानी कहाँ चला गया? अभी पौधे के झिल्ली में। कहाँ चला गया? पौधे की झिल्ली में। तो वहां का पनिया यहाँ ले आया। वही हुआ किशमिश और बादाम में, हुआ कि नहीं? पानी दिए थे फूलने के लिए दिए थे नहीं, लेकिन वहां वाले जो बर्तन का पानी कहाँ चला आया? किशमिश और बादाम में चलाया, तब तो वो बादाम और किशमिश फूल गया। अगर किसके वजह से फूला है बताइए? पानी के द्रव के वजह से फूला है, घोलक के वजह से फूला हुआ है। तो इस घटना कहाँ देखने को मिला? प्रासरण की घटना कहाँ देखने को मिला? किशमिश और बादाम में देखने को मिला। फिर देखते हैं अंगूर का सिकुड़ना, किस पर यह आधारित है? प्रासरण की क्रिया पर आधारित है। पौधों द्वारा पानी का सोखना, है कि नहीं? पानी को क्या सोख लेता है? पौधों द्वारा पानी का सोखना, है कि नहीं? ये भी इसमें प्रासरण हो गया। पौधे में भी प्रासरण हुआ कि नहीं? आखिर के उतना पौधा जो है कि नहीं उतना कच्चा होता है, किसके चलते कच्चा होता है? प्रासरण नहीं चलते कच्चा होता है। कई पेड़ सूख जाता है तो उसमें प्रासरण ना होता है। सो है जो जिंदा रहेगा पेड़ पौधे, उसी में न सोखेगा पानी है, तो सोख के अपने में अपना झिल्ली में अंदर ले आता है। अपना झिल्ली क्या करता है ना? पेड़ पौधे की जो झिल्ली होती है ना, जिसको हम लोग सेलुलोज, पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और हम लोग के शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं, उसी को उसमें सेलुलोज। यही होता है कि सेलुलोज खाने से नहीं पचा पाते हैं, और उसको खाने से क्या हो जाता है? प्रोटीन खाने से पचा लेते हैं आसानी से। तो बात आती है कि पौधे द्वारा पानी का सोखना, अचार बनाते समय नमक का डालना। अचार बनाते होंगे, तो देखिए क्या करेगा? नमक डालिएगा तो क्या हो जाएगा? पानी क्या कर देता है? अचार में नमक डालते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कहीं ना कहीं प्रासरण से रिलेटेड है कि नहीं? ये देखिए, अचार बनाते समय नमक डालना। जब अचार बनाते हैं, आम काट के कुछ देर के बाद सूखेल देते हैं, सूखने के बाद जब 1-2 दिन हो जाता है तो उसमें नमक डाल देते हैं, और नमक डालते हैं तो कुछ देर के बाद देखिएगा उसमें पानी निकलता है कि नहीं? तो फिर पानी वो क्या करता है? धीरे धीरे वो सोख लेता है। किस में सोखता है बताइए? अचार में, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नींबू का हो,
चाहे आंवला का हो या किसी अन्य है ना चीजें का हो सकते हैं। उसी में आप अगर नमक डालते हैं तो इस घटना आप परासरण की घटना आचार में भी देख लिए, परासरण की घटना पेड़ पौधे द्वारा पानी का भी सोखना, इस घटना उसमें भी देखें कि अंगूर का सिकुड़ना, सिकुड़ जाता, देखते चिमटा जाता है अंगूर, है कि नहीं, और किशमिश और बादाम का फूलना, ये भी देख लिए उसमें। और कितना एग्जाम्पल दें, इतना ही काफी है। फिर आते हैं, इसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाए तो सेम है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। इसमें क्या लगा रहा है, दबाव, क्या लगा रहा है, दबाव। परासरण में दबाव लगा रहा है, परासरण में प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको समझते हैं, इसका आंसर क्या होता है। यदि किसी विलयन को घोलक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए, घोलक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा रखा जाए तो घोलक को विलयन में जाने से रोकने लगता है, घोलक को है ना विलयन में जाने से रोकने लगता है कि नहीं, जिसका बजाय और साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब उसे घोलक का प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। एक तरह का ये प्रासरण दाब लगते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं घोलक का प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। इसी को कहते हैं वो परिसारक दाब, इसको परिसारक भी दाब बोल सकते हैं। जिसको हम प्रासरण दाब कहते हैं उसे क्या कह सकते हैं, परिसारक दाब। तो समझ में आया। यदि किसी विलयन को घोलक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा जाए, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, किसको रखा जाए, घोलक को, है ना, तो घोलक के विलयन में जाने से रोकता है। जो घोलक का जो विलयन है उसमें जाने से ये क्या कर देता है, रोक देता है। और रोकने के बाद साम्यावस्था स्थापित करने के लिए लगाया गया दाब उसे घोलक का प्रासरण दाब किया। साम्यावस्था स्थापित करने के लिए जो एक्स्ट्रा लगाया गया दाब, एक्स्ट्रा प्रेशर, उसी को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। इसका प्रासरण दाब, घोलक का प्रासरण दाब, ठीक है, घोलक का प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम समझेंगे। समपरासी या आइसोटोनिक विलयन किसे कहते हैं, समपरासी या आइसोटोनिक विलयन, इसको जाने अनजाने में हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी सलाइन करता है, सलाइन करते हैं, पानी क्या करता है, सलाइन करता है कि नहीं, तो उसमें ये यूज किया जाता है, आइसोटोनिक विलयन के आधार पर वो, है कि नहीं, पानी सलाइन किया जाता है। देखिए आइसोटोनिक विलयन वह है जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वह है जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वह है जिनके प्रासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है। उसी को क्या कहते हैं, समपरासी या आइसोटोनिक। सम मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। किसके बराबर होते हैं, प्रासरण दाब के बराबर होते हैं, प्रासरण दाब के बराबर होते हैं। दबाव कौन लगाया, देखिए 0.9% NaCl का जलीय घोल, इसमें दबाव कौन लगा रहा है कि नहीं, तो 0.9% जो NaCl है वही दबाव लगा रहा है, ठीक है। नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन। ये कौन सा सलाइन है, नॉर्मल सलाइन, है कि नहीं। कोई अगर व्यक्ति हार्ट प्रेशर का है ना, ब्लड प्रेशर का है, तो उसको यही सलाइन किया जाता है, नॉर्मल सलाइन। कौन किया जाता है, नॉर्मल सलाइन, है ना। इससे ज्यादा वाला डिस्टिल वाटर, है ना, और इससे अधिक वाला चढ़ा देगा तो एक तो प्रेशर ज्यादा था और प्रेशर बढ़ के जाएगा, उधिया जाएगा, वो क्या जाएगा, उधिया जाएगा, सब काम तमाम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। कई को डॉक्टर जो है कि नहीं, अपना हिसाब से देता होगा, है ना, उस सब देख के, लेकिन गांव वाला थोड़ा सा रिक्स रहता है सब नॉर्मल सलाइन, इसलिए वो लोग ज्यादातर क्या चढ़ा मैंने पानी चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन चढ़ाते हैं, है कि नहीं, उतना हाई पावर का नहीं देता है, यही है। और है देखिए 20.4 ग्राम प्रति लीटर मिश्रण 4% ग्लूकोज का विलयन आइसोटोनिक विलयन। ये सारा क्या है, आइसोटोनिक विलयन। नॉर्मल सलाइन क्या है, आइसोटोनिक विलयन है कि नहीं। आइसोटोनिक विलयन
और प्रासरण दाब दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन या समपरासी है न, है न, और प्रासरण दाब क्या होते हैं, आपस में दोनों बराबर होते हैं। इसका यूज कहाँ होते हैं, नॉर्मल स्लाइन में। कहाँ यूज होते हैं, एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा इतना। अर्धपार ये क्या है, आइसोटोनिक विलयन वह है जिनके प्रासरण दाब है ना समान होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, उसी को कहते हैं आइसोटोनिक विलयन या है ना आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, नॉर्मल सलाइन। कितना है कितना घुला हुआ है नमक, बताइए 0.9%। यानी नमक की मात्रा थोड़ा सा दे रहा था, माने देखिए ना 0.9 है, इसका मतलब 0.9 और 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 0.1 और 0.9 जोड़ दें कितना आ जाता है, 1 बनता है। यानी बहुत कम है नमक, इसमें बहुत कम मात्रा में है कि नहीं, क्योंकि हार्ट प्रेशर वाले व्यक्ति नमक में क्या होता है कि खून को क्या करता है, वो माने खून को ये क्या करता है, स्पीड बढ़ा देता है कि नहीं, ये स्पीड बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। खून ब्लड जो है ना, ब्लड में क्या आता है, खून जो है घुलता है ना, ऐसे भी देखिए जहाँ नमक रहता है वहाँ गलना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, तो वो वृद्धि कर देता है ना, ब्लड प्रेशर वाले झेल नहीं पाएगा, ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो हिसाब से वो दिया जाता है, डॉक्टर उसको देख के दिया जाता है कि नहीं, उसका ब्लड जब जांच करता है तो उसका ब्लड प्रेशर देख के और उसके बाद उसको सलाइन किया जाता है, उसके बाद उसको पानी सलाइन किया जाता है। तो आप आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइपोटोनिक विलयन किसे कहते हैं। हाइपोटोनिक विलयन होता क्या चीज है, आखिर के ये हाइपोटोनिक विलयन क्या चीज है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कहाँ होता है, आखिर की क्या चीज के लिए है, हमारे दैनिक जीवन के लिए, उसको देखेंगे। तो यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक होती है कि नहीं, यदि किसी विलयन का प्रासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक होती है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक विलयन। किससे अधिक होता है बताओ, दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, यानी प्रासरण दाब है ना, इसके अलावा कोई भी विलयन होगा ना उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रासरण दाब उस विलयन से जो भी विलयन होंगे है कि नहीं, जैसे नमक पानी चीनी पानी, उससे भी ज्यादा होंगे, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब क्या था, ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, सो समझ, प्रतिलोम प्रासरण। देखिए प्रासरण सब में आके है ना, इसमें भी है प्रासरण, इसमें प्रतिलोम प्रासरण या उल्टा प्रासरण किसे, प्रतिलोम को ही बोलते हैं उल्टा, प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, उल्टा, ठीक है। प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, उल्टा। इसको बाहर कर, प्रतिलोम को क्या बोलते हैं, उल्टा। उल्टा बोलिए या प्रतिलोम बोलिए, कोई खास नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि प्रासरण की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उल्टा प्रासरण। अगर हम प्रासरण को उल्टा कर दें, प्रासरण को क्या कर दें, उल्टा, यानी प्रासरण को उल्टा समझे तो क्या हो जाएगा, प्रासरण है ना, प्रासरण की विपरीत प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहते हैं। और इसका फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके देखिए, सांद्र जलीय विलयन के प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाकर इसके घोलक को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलोम। क्या कहते हैं, प्रतिलोम या उल्टा प्रासरण कहते हैं। जैसे सांद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त करना, यानी गाढ़ा जल से क्या प्राप्त करना है, शुद्ध जल। आप देखे होंगे समुद्र देखे होंगे नहीं, लेकिन इस बात को जानते होंगे, या तो किसी तरह से तो देखे होंगे जरूर वीडियो में, लेकिन गए होंगे नहीं समुद्र, गंगा तक तो गए होंगे है नहीं। ऐसे भी देख लीजिए समुद्र का पानी जो है ना थोड़ा सा क्या होता है, खारा होता है, खारा होता है ना। तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे देशों में जो कि माने कि समुद्र का पानी जो है पेयजल बनाता है, क्या बनाता है, पेयजल, पीने का योग्य बनाते हैं। तो उस स्थिति में उसको यही है ना, किस विधि से वो काम किया जाता है, ठीक है, समझे। तो क्या कर, सांद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त करना क्या कहलाता है, उल्टा प्रासरण है ना। क्या किया, ये उल्टा काम किया, सांद्र जल था
सांद्र जल था तो इसको कौन सा जल प्राप्त किया? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल क्या होता है? पीने वाला जल। सांद्र जल से कौन सा जल मिला है? शुद्ध जल प्राप्त किया। तो ये हो गया प्रतिलोम प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब के नियम को लिखें। कौन सा नियम? प्रासरण दाब के नियम को लिखें। ये देखो, ये दो नियम पर आधारित है। प्रासरण दाब का दो नियम पर। एक है बॉयल्स वांट हॉफ गुणक। हालांकि 11th में ये क्वेश्चन जो है ना हुआ है प्रूफ, ठीक है। वांट हॉफ है ना, क्या लिखा है? बॉयल वांट हॉफ नियम कहते हैं। और एक है चार्ल्स नियम। क्या है? चार्ल्स वांट हॉफ नियम। एक चार्ल्स वैज्ञानिक था, एक बॉयल वैज्ञानिक था। बॉयल के अनुसार, ठीक है, उस समय क्या स्थिर था? टेम्परेचर। इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। बॉयल में कौन सा, देखिए बॉयल के अनुसार देखा जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और चार्ल्स के नियम से देखा जाए तो है सांद्र कांस्टेंट है कि नहीं? बाकी क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर का सीधा समानुपाती। ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर, दोनों आपस में सीधा संबंध है। और इसमें क्या? प्रेशर और वॉल्यूम के यानी दाब और आयतन के उल्टा संबंध है। किसके अनुसार? बॉयल के अनुसार। बॉयल में क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में दोनों उल्टा है, यानी दाब और आयतन आपस में दोनों क्या है? एक दूसरे का उल्टा है। ये एक दूसरे का क्या है? उल्टा। और इसमें क्या है? चार्ल्स के अनुसार दाब और ताप एक दूसरे का क्या है? बराबर है। एक दूसरे का क्या है? बराबर है, ठीक है। तो वही आता है प्रासरण दाब के नियम को लिखें स्थिर ताप पर। देखिए स्थिर का मतलब होता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को छूछा नहीं किया, यानी तापमान में कोई कुछ गड़बड़ी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, जहां है वहीं रहने दिया। तो स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी स्थिर ताप पर तनु विलयन का प्रासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयतन क्या चीज है बताइए? आयतन हो गया प्रेशर हो गया, देखिए है ना, पी से दाब और आयतन से वॉल्यूम, आपस में क्या है? देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपस में क्या है? आपस में उल्टा है कि ना? देखिए व्युत्क्रमानु मतलब होता है उल्टा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v है ना, 1/v सच दैट T कांस्टेंट, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। तो ये हो गया एक दूसरे का उल्टा। किस अनुसार से? किस नियम से ये बताइए? बॉयल वांट हॉफ नियम से। बॉयल वांट हॉफ नियम क्या कहता है? बॉयल वांट हॉफ नियम क्या कहता है कि प्रासरण दाब और उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं? जबकि स्थिर ताप पर, कौन सा ताप पर? ताप को क्या रखा? कांस्टेंट रखा, और प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे का इनवर्स है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए फिर चार्ल्स में आइए। सांद्र स्थिर, देखिए इसमें क्या रखा है? कांस्टेंट सांद्र यानी कंसंट्रेट, देखो यहाँ रखा है ना सी, सांद्र को सी अक्षर से दिखाते, इसको कांस्टेंट रखा। बाकी किसी तनु घोल का प्रासरण दाब, देखिए दाब का मतलब पी होता है ना, के समानुपाती होती है, यानी टेम्परेचर के है ना, दाब है ना, किसी ताप के सीधा समानुपाती होते हैं। इसे चार्ल्स वांट हॉफ नियम कहते हैं। इसे कौन सा नियम कहते हैं? चार्ल्स वांट हॉफ नियम। हालांकि चार्ल्स टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है? टीवी, तो इसमें नहीं, उसमें आता है। अब आइए यहाँ कहां पर आना है? देखिए बॉयल्स वांट हॉफ नियम के अनुसार समीकरण एक माने हैं, और चार्ल्स वांट हॉफ के नियम के अनुसार समीकरण दो माने हैं। यही दो समीकरण को भिड़ा दिए, दोनों समीकरणों को क्या किए? दोनों इक्वेशन को भिड़ा दिए। भिड़ाने के बाद दोनों के पास देखिए P कॉमन है, P दोनों के पास है कि नहीं? P बराबर 1/v है, अब P बराबर T है, तो काहे ने हम दो P लिखेंगे? एक अच्छा एक P लिख देंगे, और एक P बराबर इसके देखिए T सीधा है और V उल्टा है, तो T बटे V हो गया। तो अब जब बताइए समानुपात हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा ना? कांस्टेंट क्या लगा? S लगा। क्या लगा? S। और S क्या है?
है गैस स्थिरांक के बराबर होता है। देखिए एस विलियन का विलियन स्थिरांक, एस क्या है विलियन स्थिरांक है, विलियन स्थिरांक कहलाता है, क्या कहलाता है विलियन स्थिरांक कहलाता है जिसका मान गैस स्थिरांक आर के बराबर है। गैस स्थिरांक को आर से दिखाते हैं और विलियन स्थिरांक को एस से दिखाते हैं। सॉल्यूशन जिसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं रे? इसको सॉल्यूशन बोलते हैं जहां एस विलियन स्थिरांक है और आर क्या है क्या है गैस स्थिरांक। आर क्या है गैस स्थिरांक, एस क्या है विलियन स्थिरांक। हाँ ये 11th में है और ये अभी 12th में पढ़ गए। फिर क्वेश्चन है आपका प्रासरण दाब और घुल्ली के अनुभार में दोनों संबंध बताइए। प्रासरण दाब और घुल्ली के अनुभार, घुल्ली के अनुभार, घुल्ली के अनुभार को एन से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? एन बराबर W बटे एम, यानी ये है घुल्ली की मात्रा, ये है घुल है ना, ये है अनुभार, ये क्या है एन। तो पी भी देखिए आप इस सिद्ध किए थे, पी भी बराबर एस टी होता है, पी भी बराबर एस टी, पी भी बराबर क्या होता है एस टी। तो पी भी और एन यहाँ लगा दीजिए, क्या लगा देंगे एन, एन एन इसकी मात्रा है, तो एन का मान देखिए आपका कितना है W बटे एम, तो एन के जगह पर क्या हो गया W बटे एम। एक काम कीजिए एम को यहाँ भेज दीजिए, पी भी पी एम कहाँ चला गया पी भी के जगह पर, पी भी कहाँ चला गया एम के जगह पर, और W एस टी रहले रह गया, खाली जगह को मैंने है ना हेरा फेरी किया, एम यहाँ आ गया पी भी यहाँ आ गया है ना। W क्या है घुल्ली की मात्रा, एस क्या है विलियन कांस्टेंट, क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर ताप जिसको बोलते हैं, पी क्या है प्रेशर प्रासरण दाब, भी क्या है आयतन, एम क्या है द्रव्यमान, इसका घुल्ली का द्रव्यमान। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किन स्थितियों में प्रासरण दाब का मान सैद्धांतिक मान से कम या अधिक होता है? किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में? तो पहला है आपका अधिक सांद्र की उपस्थिति में, अधिक सांद्र की स्थिति में, दूसरा है विघटन की स्थिति में, तीसरा है संगुणन की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ गुणक किसे कहते हैं? वांट ऑफ गुणक किसे कहते हैं? गुणन गुणक किसे कहते हैं? गुणक है, ठीक है। तो प्रायोगिक प्रासरण दाब और सैद्धांतिक प्रासरण दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायोगिक प्रासरण दाब और सैद्धांतिक प्रासरण दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रायोगिक प्रासरण दाब और सैद्धांतिक प्रासरण दाब के दोनों से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? वांट ऑफ गुणक। फिर से बोलिए, प्रायोगिक प्रासरण दाब और सैद्धांतिक प्रासरण दाब, ठीक है, सैद्धांतिक प्रासरण दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणक। वांट ऑफ गुणक रीजन समझिएगा, इतना इजी है ना कि 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखिए आपको बताते हैं, दर्शाया जाता है, किस अक्षर से दर्शाया जाता है बताइए? वांट ऑफ गुणक है किस अक्षर से दिखाया जाता है? आई से दिखाया जाता है, आई से दिखाया जाता है ना। तो देखो प्रायोगिक प्रासरण दाब एवं सैद्धांतिक प्रासरण दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणक कहते हैं। इसे आई से दिखाते हैं और आई से दर्शाता है या दिखाया जाता है, एक ही बात है। जैसे आई बराबर 2/1 बराबर 2 NaCl का, ये 2 कैसे आया और 2 1 कैसे आया, ये तो देखेंगे ना। तो बात यही है, यही हम दिखाना चाहते हैं। इसको एक जगह मिटा के आपको समझा देते हैं अच्छा तरह से, ताकि आपको समझ में कंप्लीट आ जाए, है कि नहीं। चलिए यहाँ आपका जगह है, ये यहाँ समझा देते हैं। जैसे ये देखिए एक छोटा सा जगह, ये देखिए NaCl क्या है ये हो गया प्लस चार्ज और ये हो गया, ये क्या हो गया माइनस चार्ज, ठीक है। ये क्या हो गया देखिए, टूटने के बाद, ये टूटने के बाद क्या होता है? 2, है कि ना। आई टूटने के पहले कितना होता है? 1, टूटने के पहले 1। अगर हम भाग दे देंगे तो 2/1
वांट ऑफ गुणक निकालेंगे क्या आ जाएगा, टोटल ये 2 हो गया और ये 1 से भाग देंगे। टूटने के पहले से भाग देना है, किसमें देना है, टूटने के बाद में। तो आपका कितना हो गया 2/1 कितना निकल गया 2। ये NaCl का वांट ऑफ गुणक निकालनी है। अब देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड में, किसमें, कैल्शियम क्लोराइड में। देखिए इसमें वांट ऑफ गुणक निकालेंगे। देखिए बताइए ई वाला पावर वह किसके पास, देखिए ये वाला कैल्शियम, ई वाला इसके पास चार्ज होता है कि नहीं, और क्लोरीन किसके पास, ये माइनस होता है, ठीक है। अब बताइए टूटने के बाद, टूटने है ना, वियोजन टूटने के बाद क्या है, टूटने के बाद, समझ रहा है ना, टूटने के बाद थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फिर छोड़िए Cl2 बस ये इसी को बताते हैं। टूटने के बाद, तो टूटने के बाद कौन सी टूटा, ये कैल्शियम +2 था, कैल्शियम +2 और क्लोरीन माइनस। बताइए टूटने के बाद कै गो टूटा, 2 और 1 3, टोटल कै गो टूटा 3, और टूटने के पहले 1 तो हो गया, ठीक है। तो वांट ऑफ गुणक निकालिए, 3/1 क्या हो गया 3, है कि नहीं, 3/1 क्या हो गया 1 3, 3/1 क्या हो गया 3। तो ये आपका निकल गया वांट ऑफ गुणक। कैल्शियम क्लोराइड को चाहिएगा तो आप, है कि नहीं, आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ये 2 जो है कैल्शियम का है, 2 किसका है, कैल्शियम, और एक क्लोरीन 2 गो कैल्शियम, टूटने के बाद 2 और 1 3, ठीक है। और एक क्या है, टूटने के पहले, टूटने के पहले कितना है 1 और टूटने के बाद 3, टूटने के पहले 1 और टूटने के बाद, तो बाद बटे पहले, बाद बटे पहले, बाद 3 है अब पहले 1 है, 1 से भाग दिए तो 3 आंसर आ गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का वांट ऑफ गुणक कितना होता है 3 होता है, कितना होता है कैल्शियम क्लोराइड का। तो समझ में आ गया। और एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए ये होता है वियोजन के पहले, वियोजन के पहले वांट ऑफ गुणक में देखा जाए, वांट ऑफ गुणक में, इसमें वांट ऑफ गुणक में वियोजन के पहले क्या होता है बताइए, वियोजन के वांट ऑफ गुणक में यानी आई में देखा जाए, वियोजन के पहले है कि नहीं 1 से ज्यादा होता है, और संयोजन से पहले, संयोजन के पहले है कि नहीं 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। 1 से कम वांट ऑफ, 1 से कम वांट ऑफ गुणक कब होता है, संयोजन से पहले, संयोजन के लिए, ये हो गया संयोजन के लिए, किसके लिए, संयोजन के लिए 1 से कम होता है वांट ऑफ गुणक, और 1 से अधिक कौन होता है, वियोजन के लिए। वियोजन के लिए वांट ऑफ गुणक 1 से अधिक होता है कि कम होता है, 1 से अधिक होता है, और संयोजन के लिए वांट ऑफ गुणक 1 से ज्यादा होता है, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। तो आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग को नेक्स्ट दिन बता देंगे, इसके बाद जो सवाल होंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।